चलिए करें स्टार्ट। हाँ भाई ठीक है। हम हाँ भाई रजत बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा। चलो। हाँ जी देखिए कहाँ तक का हो गया था। हाँ भाई चलिए तो लास्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स की बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स की बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे। तो फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो फैक्टर्स में हम लोगों ने सबसे पहले बात की नेचर ऑफ रिएक्टेंट से रिलेटेड। हमने कहा कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है उसमें हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टेट। सॉलिड लिक्विड गैस सबसे ज्यादा रेट होगी गैस पे, क्योंकि जैसे जैसे हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ जाएंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगे, तो मोलिक्यूल्स जो है उनके कोलिजन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। फिजिकल साइज इन केस ऑफ सॉलिड देखा जाएगा कि आपके पास अगर सॉलिड है पूरा या फिर हमने लिया उसका चूरा, तो बताइए आपके पास कौन सी वाली कंडीशन में आपके पास रिएक्शन की रेट क्लियर है। तो बताइए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। उसके बाद हम लोगों ने कहा केमिकल नेचर, केमिकल नेचर में बताइए डिफरेंट रिएक्शन डिफरेंट रिएक्टेंट, तो बताओ डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी और डिफरेंट ईए। तो जिसकी ईए कम होगी उसकी रेट उतनी ही ज्यादा होगी, हाँ या ना। उसके बाद हमने सेकंड फैक्टर देखा कंसेंट्रेशन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन की पावर ऑर्डर, हाँ या ना। उसके बाद रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट प्रेशर वाला जो इफेक्ट है वो केवल किसके केस में देखा जाएगा, गैस के केस में देखा जाएगा। हम लोगों ने नेक्स्ट बात की कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के लिए हम लोगों ने बोला कि कैटलिस्ट अगर आप मिला दोगे तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को कम कर देगा, ये कम हो जाएगी, आरओआर बढ़ जाए। अगर इनहिबिटर की बात करें तो वह थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा देगा, ये बढ़ा देगा और आपके पास आरओआर कम हो जाएगा। एक्सपोजर टू रेडिएशन, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती, ये रिएक्शंस होती है बेटा फोटोकेमिकल रिएक्शंस, कैसी होती है, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो आपके पास रेडिएशन सेंसिटिव होती है, लाइट सेंसिटिव होती है। इन रिएक्शंस में अगर आप लोग सनलाइट की प्रेजेंस में करवा देते हो तो आपके पास, या फिर रेडिएशन की प्रेजेंस में करवा देते हो तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि इस पूरे फैक्टर्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन चाहे एंडो हो चाहे रिएक्शन एक्सो हो, हर रिएक्शन की रेट बढ़ती है, हर रिएक्शन की रेट बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन चाहे कैसी भी हो उसकी रेट बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे और एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अब टेम्परेचर जो है उसके इफेक्ट को हम लोग समझते हैं। तो टेम्परेचर के इफेक्ट को दो तरीके से समझाया गया, इनमें से पहला लिखिए, पहला जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है, लिखो टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा म्यू से। टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, तो लिखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट में हम लोग लिख रहे हैं, हाँ भाई
यहां तक का तो लिखवा दिया था ना हमने कि रिलेशन जो है वो टेम्परेचर और के में क्या है, वो लाइन लिखवाई थी क्या? तो फिर पहले वो लाइन लिख लो, टेम्परेचर कोफिशिएंट के पहले एक लाइन लिख लीजिए, मैंने वो पता नहीं था, ठीक है तो लिख लीजिए। लिखो, रिलेशन बिटवीन के एंड टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन के एंड टेम्परेचर, लिखो। जनरली इट इज फाउंड दैट, generally it is found that generally it is found that for every 10 degree Celsius, 10 degree Celsius rise in temperature, 10 degree Celsius rise in temperature, rate of reaction becomes, rate of reaction becomes 2 to 3 times, 2 to 3 times. एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया कि कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन हो, जब उसमें टेम्परेचर को बढ़ाया गया, टेम्परेचर को बढ़ाया गया हर 10 डिग्री, जब भी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया गया तो पाया गया कि रिएक्शन की रेट पहले जो थी उसका 2 टाइम्स से लेकर 3 टाइम्स तक कुछ भी हो सकता है, 2 टाइम्स से 3 टाइम्स तक कुछ भी हो सकता है। जनरली ये ऑब्जर्वेशन जो थे वो आपके पास एक्सपेरिमेंटल मिले कि कोई भी रिएक्शन हो उसमें हर 10 डिग्री बढ़ाने पर, हर 10 डिग्री बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट जो पहले थी उसका 2 to 3 टाइम्स हो जाएगा। और बेटा हर 10 डिग्री बढ़ाने पर जितनी रेट बढ़ती है, जितनी रेट बढ़ती है उसी को बोलते हैं म्यू, उसी को बोलते हैं म्यू। तो अगर मैं कहूं आपसे कि हर 10 डिग्री बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट जो है वो 2 टाइम्स हो जाती है, तो म्यू कितना? मैं कहूं कि रिएक्शन की रेट हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 3 टाइम्स हो जाती है, म्यू कितना? अगर कहें कि रिएक्शन की रेट जो है वो हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर, हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 2.5 टाइम्स हो जाती है, तो म्यू कितना? 2.5। अब अगला स्टेटमेंट सुनिएगा, मैं कहूं कि रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो 10 केल्विन बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट 2 टाइम्स हो रही है, तो आपके पास डिग्री सेल्सियस में बोलो इंक्रीमेंट या फिर केल्विन में बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस केल्विन में और डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। अब म्यू को आपने बोल तो दिया कि म्यू क्या होता है, तो आपने कहा कि म्यू होता है कि जब आपके पास टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 10, तो 10 डिग्री बढ़ने पर रिएक्शन की रेट कितना टाइम्स हो रहा है उसी को बोलते हैं म्यू, उसी को बोलते हैं म्यू। बट अगर म्यू की डेफिनेशन बोलनी हो तो म्यू को डिफाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है कि म्यू जो है, म्यू जो है वो आपके पास होता है दो अलग अलग टेम्परेचर, दो अलग अलग टेम्परेचर जिनके बीच में कितने का डिफरेंस हो? 10, उन पर के का रेशियो, उन पर के का रेशियो है। दो अलग अलग टेम्परेचर पर, दो अलग अलग टेम्परेचर पर आपको क्या पता है? के। और जिन टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 डिग्री का डिफरेंस है, उनके बीच में आपके पास के का रेशियो जो है उसी को क्या बोलते हैं? म्यू। अब देखते हैं आया कैसे। मुझे बताइए कि मेरे पास एक रिएक्शन है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास इनिशियली टी टेम्परेचर है या टी 1 टेम्परेचर है, टी 1 टेम्परेचर मान लेते हैं, टी 1 टेम्परेचर, बताइए रिएक्शन की रेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू के ए की पावर ऑर्डर, मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है। मुझे पता है कि जो टेम्परेचर है वो रेट को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है, तो बताओ अगर टेम्परेचर T1 है तो जो जो चीजें इससे रिलेटेड होगी उनकी वैल्यू को भी हम लोगों को डिफाइन करना रहेगा कि हाँ वो 1 होगी। तो बताइए टेम्परेचर के साथ रेट चेंज होती है क्या? तो इसे हमें 1 बोलना पड़ेगा। क्या के भी डिपेंड करता है क्या? के भी डिपेंड करता है, तो ये भी हो गया K1। कंसेंट्रेशन तो जो है उसके लिए कुछ लिखेंगे नहीं, कंसेंट्रेशन ऐसा ही हो गया। अब बताओ T2 टेम्परेचर,
सोचकर बताइएगा, T2 टेम्परेचर ले लूं तो R2 इज इक्वल टू K2 ए की पावर N, हाँ या ना? मान लो ये टेम्परेचर T1 जो था, T1 टेम्परेचर T था, और T2 टेम्परेचर जो था वो T+10 था, हाँ या ना? तो बताइए इस K को मैं ऐसा लिख दूं, ये K जो है वो हो गया कब? T टेम्परेचर पर, और ये K कब हो गया? T+10 टेम्परेचर पर, हाँ या ना? अब बताइए कितने डिग्री का डिफरेंस आया? 10 का। आपको बताओ किसका वैल्यू पता है? R2/R1 का। तो यहां से R2/R1 का वैल्यू निकाले, तो बताइए R2/R1 कर देते हैं। बताइए क्या आएगा? KT+10 इंटू ए की पावर एन अपॉन KT ए की पावर एन। ए की पावर एन से ए की पावर एन कैंसिल हुआ। बताइए क्या निकल कर आया? KT+10 अपॉन KT इज इक्वल टू R2/R1, R2/R1। और बताइए बेटा R2/R1 जो है उसकी वैल्यू तो मुझे पता है, कितनी निकल कर आएगी? 2 2 3, 2 2 3, हाँ या ना? और जितना निकल कर आएगा वही क्या कहलाएगा? म्यू। क्या कहलाएगा? म्यू। तो क्या बताइए म्यू का डेफिनेशन बता सकते हो क्या? ये दो अलग अलग टेम्परेचर जिनके बीच में कितने का डिफरेंस हो, 10 डिग्री का डिफरेंस हो, उन पर के का रेशियो होता है, हाँ या ना? तो KT+10 अपॉन KT इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 2 2 3। तो बताइए मैं यहाँ पर बोलूं कि KT+10 अपॉन KT इज इक्वल टू म्यू, और ये वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में या तो आपको देकर रखेगा, या तो आपको देकर रखेगा, या फिर मैं बताऊंगा अभी कि कैसे सॉल्व करना है। तो बताइए क्या हम इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं क्या? म्यू का डेफिनेशन बोल सकते हो क्या? अगली बात बोलते हैं। बताइए आर के फॉर्मूले में सोचकर आंसर दीजिएगा, टेम्परेचर चेंज करने पर कौन कौन चेंज हो रहा है? आर और के, आर और के। बताइए अब मुझे बताइए आर के फॉर्मूले में के कितना है? एक, और वो भी सिंगल पावर के साथ। तो जो रिलेशन आपके पास आर में चेंज आएंगे वही चेंज किस में आएंगे? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं R2/R1 इज इक्वल टू K2 तो अगर रेट 2 टाइम्स होती है तो के बी 2 टाइम्स, रेट 3 टाइम्स होती है तो के बी, अगर आपके पास रेट 2.5 टाइम्स होती है तो के बी 2.5 टाइम्स। क्या ये सारी बातें लिखने की जरूरत है या डायरेक्ट ये लिख लेंगे? सारी बातें लिखोगे? तो लिखो सबसे पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू, लिखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू। it is defined as it is defined as ratio of rate constant. It is defined as ratio of rate constant of a reaction, ratio of rate constant of a reaction at two different temperature, at two different temperature, which will which will differ by which will differ by 10 degree Celsius or 10 Kelvin, which will differ by 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन। क्लियर है? अब आप चाहो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला छाप लो, अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरे से बस हमने बता दिया है कि आया कैसे है। वो तो वो देकर रखेगा ना, क्योंकि ये तो ऑब्जर्वेशन कहाँ से आया, हम तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को ले रहे हैं। तो वो देकर रखेगा कि हाँ रिएक्शन की रेट जो है ये 10 डिग्री बढ़ाने पर 2 टाइम्स हो रहा है या 3 टाइम्स हो रहा है।
बढ़े आगे। तो हम लोगों को पता लग चुका है कि आपके पास जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट भी बढ़ती है और के भी बढ़ता है। और जो आपके पास के का रेशियो है उन टेम्परेचर पर जिनके बीच में कितने का डिफरेंस है 10, वो आपके पास म्यू कहलाता है और वो निकल कर आएगा 2 to 3। क्लियर। अब देखो, अब इस पता है इस फॉर्मूले का बेनिफिट क्या होता है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड तो वो कुछ पूछ नहीं सकता, बट इससे रिलेटेड अब हम काफी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी हेल्प से। मान लो उसने म्यू की वैल्यू दे दी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 2 टाइम्स हो रही है या 3 टाइम्स हो रही है, वो उसने दे दिया। अब मान लो वो बोल दे कि मैं रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से 40 डिग्री कर रहा हूं। 10 से कितना कर रहा हूं, 40 कर रहा हूं। तो उसने बोल दिया कि बताओ, अगर म्यू कितना है, 2 है, म्यू कितना है, 2 है, तो उसने पूछ लिया कि फाइनल रेट बताइए विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल। अब सुनिएगा, हमें नहीं पता है कुछ भी, हमें करना कैसे है। अभी बताइए, अभी आपके पास टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री। बताओ हर 10 डिग्री बढ़ने पर कितना हो रहा है, 2 टाइम्स। तो 10 डिग्री बढ़ेगा मतलब 10 से कितना होगा, 20। अभी आर है रेट, तो बताइए 10 डिग्री बढ़ा, 10 डिग्री पर कितना हो जाता है, डबल। तो अभी आर है तो कितना, 2R। बताइए 20 डिग्री से अब 10 डिग्री और बढ़ाते हैं, 30 डिग्री। बताओ 30 डिग्री हो गया, यहां से यहां तक गए, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा 10 डिग्री। और ये रिएक्शन ऐसी है कि हर 10 डिग्री पर रेट कितनी हो रही है, डबल। तो अभी रेट है 2R, तो कितनी हो जाएगी, 4R। अब टेम्परेचर आपको 40 करना है, तो 30 से 40 किया, कितना बढ़ा, 10 डिग्री। कितना हुआ, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। हर 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट कितनी हो रही है, डबल। तो अभी है कितना, 4R। तो अब कितनी हो जाएगी इसकी डबल, 8R। हाँ या ना, क्या कर लोगे इस तरीके से सॉल्व। बट मान लो टेम्परेचर यहां से 40 ना देकर वो बोल दे कि टेम्परेचर मैं 10 से 100 कर रहा हूं, तो क्या हम 100 तक ऐसे चलते रहेंगे। इसके लिए डायरेक्ट एक रिलेशन जो है वो हर बार फॉलो हो रहा है। सुनिएगा, देखिएगा, आपके पास क्या हुआ, यहां से यहां तक गए, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया, 10। कितना आया, 10। क्लियर है। 10 का डिफरेंस आया तो रेट में चेंज देखते हैं, बाद वाली रेट अपॉन पहले वाली रेट। रेट में डिफरेंस कितना आया, 2 टाइम्स। हाँ या ना। चलिए उसके बाद बताइए, जब आप यहां से यहां गए तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया, डेल्टा टी आया 20। तो बताइए R2/R1, R2/R1 इज इक्वल टू हो गया कितना, 4R/R। 4 हुआ क्या। उसके बाद बताइए जब यहां से यहां गए तो कितने का डिफरेंस आया, तो आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस आया 30 का। R2/R1 कितना हुआ, R2/R1 हुआ 8/1। क्लियर। तो बताइए हमारे पास ये आया 8। क्या हर बार एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है क्या। देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये हुआ 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3। हाँ या ना। बताओ, 2 तो क्या था, म्यू हो गया। 2 क्या हो गया, म्यू। 2 क्या हो गया, म्यू हो गया। और ये जो 3 है, ये क्या है, डेल्टा T/10। डेल्टा T/10, डेल्टा T/10। हाँ या ना। तो अब टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दे, अब टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दे, हर बार क्या हम R2/R1 का रिलेशन लिख सकते हैं क्या। तो R2/R1 का रिलेशन अब हमारे पास हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं R2/R1 का रिलेशन। तो मेरे पास क्या पता लगा मुझे कि R2/R1 हम लिख सकते हैं R2/R1 इज इक्वल टू, मुझे एक बात बताइए कि जो R2/R1 का रेशियो होगा वही क्या K2/K1 का रेशियो भी होगा क्या। K2/K1 इज इक्वल टू म्यू की पावर
डेल्टा टी अपॉन 10। हाँ या ना? क्या इससे जल्दी और डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? तो ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको क्या दे रखा हो, म्यू दे रखा हो। क्या दे रखा हो? म्यू दे रखा हो। और आपको वहां पर टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर से किसी पर्टिकुलर तक लेकर चले गए, या डायरेक्ट ही टेम्परेचर चेंज दे दिया और पूछ लिया कि बताओ नई रेट कितना टाइम्स हो जाएगा, तब हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे। या नया रेट कांस्टेंट कितने टाइम्स हो जाएगा, तब भी इस फॉर्मूले को लगा सकते हो क्या? अब चाहे वो 10 से 100 करे, या 100 बढ़ा दे, 50 करे, या 50 बढ़ा दे, लगा सकते हो क्या? अब सुनो, मान लो क्वेश्चन में आपको दिया ही नहीं कि हर 10 डिग्री बढ़ने पर कितनी बढ़ रही है, तो फिर उस कंडीशन में सभी का आंसर सेम आना चाहिए। तो हम लोग इसे मिनिमम वैल्यू अज्यूम करते हैं 2। कितना? 2। तो अगर क्वेश्चन में व्हेन म्यू इज नॉट गिवन, व्हेन म्यू इज नॉट गिवन, देन assume it। कितना अज्यूम करेंगे? 2 अज्यूम कर देंगे। छाप लीजिए। यहां R2 का मतलब क्या हो गया? R2 रेट ऑफ रिएक्शन 8, T2 टेम्परेचर। R1 का मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन 8, T1 टेम्परेचर। K2 का मतलब क्या हो गया? रेट कांस्टेंट 8, T2 टेम्परेचर। और K1 का मतलब क्या हो गया? रेट कांस्टेंट 8, T1 टेम्परेचर। नोट कर लीजिए। अब देखो, इस फॉर्मूले का जो बेनिफिट है वो हो गया कि हम अलग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 10 के अलावा भी कुछ, बट होना चाहिए वो 10 के मल्टीपल में ही। ठीक है? तो आपके पास जब इतना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पर हमारे पास चेंजेस हम लोगों को पता लग जाएंगे। बट डेल्टा टी को सही से निकालिएगा। वो बोल दे क्वेश्चन में कि टेम्परेचर इनिशियल 10 था, और अगर फाइनल टेम्परेचर 100 हो जाए, तो बताओ कितने का चेंज आया? 90 का। वो कहे कि आपके पास टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई 100, तो बताइए आपके पास चेंज कितना आया? तो वो डायरेक्ट ही चेंज दे रखा है, इस चीज का ध्यान रखें। लिखे क्वेश्चन? लिखिए। लिखो। लिखो। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। then find then find new rate of reaction with respect to initial, then find new rate of reaction with respect to initial if temperature is increased, if temperature is increased। पहला लिखो। क्या लिखा बेटा? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अब पहला लिखो, टू 80 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज्ड। और फिर इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? टू 80 डिग्री सेल्सियस। और सेकंड बाई 60 डिग्री सेल्सियस। पहला तो है टू 80 डिग्री सेल्सियस और सेकंड है
बाई 60 डिग्री सेल्सियस। कीजिए बेटा। नहीं नहीं, 280 नहीं बेटा। हो गया? कर लेंगे। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है क्या? तो हमारे पास हो गया कि R2/R1 जो है वो टेम्परेचर चेंज करने पर क्या इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में कहीं ना कहीं बात की गई है। तो हमने लिख दिया कि R2/R1 इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा टी अपॉन 10 ये होता है। फर्स्ट वाला देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। बाद में टेम्परेचर कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो डिफरेंस कितना आया? 100 होता है या 80? 80 होता है। तो डिफरेंस कितना आया? 60। हाँ जी, डिफरेंस जो है वो पता चल चुका है। अब तो हमारा काम हो गया। R2/R1 इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा टी अपॉन 10। बट बेटा थोड़ी सी दिक्कत है, म्यू जो है वो मेंशन नहीं है। तो जब मेंशन नहीं हो तो हमें मिनिमम वैल्यू 2 को अज्यूम करना है। तो हम 2 अज्यूम कर रहे हैं। तो R2/R1 इज इक्वल टू 2 की पावर डेल्टा टी 60/10। तो हुआ 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 को सोल्व कर लोगे, कितना आया? तो R2 इज इक्वल टू 64R1। सभी का आंसर यही था। अगर हम इसी के सेकंड पार्ट में देखें तो इसी के सेकंड पार्ट में क्या है? टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 60 डिग्री, मतलब कितना बढ़ाया है। डायरेक्ट ही आपको डेल्टा टी दे रखा है, डेल्टा टी कितना? 60। बस ये दे रखा है तो फिर तो काम हो ही गया। R2/R1 म्यू की पावर डेल्टा टी अपॉन 10। म्यू का वैल्यू बताइए? 2। 60/10 वही आ गया, 64 आर इनिशियल। बात क्लियर है? बात क्लियर है सभी को? आप चाहो तो इसे वैसे भी कर सकते हो। पहले 20 से कितना हुआ? 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80 तक चले जाओ। फिर आर हर 10 बढ़ने पर कितना? डबल। तो आर फिर 2R, फिर अभी का जितना है उसका डबल, फिर अभी जितना उसका डबल। वैसे भी कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा, उससे भी आ जाएगा। उसी से ये लेकर आए थे। लिखे अगला क्वेश्चन। लिखिए। लिखो। फॉर अ रिएक्शन फॉर अ रिएक्शन फॉर अ रिएक्शन ROR ROR becomes 32 times becomes 32 times when temperature increased when temperature increased from 20 degree Celsius to 20 degree Celsius to T degree Celsius. 20 degree Celsius to T degree Celsius. Find T if value of mu is 2.
ओके, यही है। तो बताओ मैं इसे 70 डिग्री सेल्सियस बोलूं या 70 केल्विन बोलूं, बात एक ही है क्या? ये डिफरेंस नहीं है, ये क्या निकाली है? वैल्यू निकाली है। हाँ या ना? डिफरेंस जो 50 है उसे आप बोलो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको बोल नहीं सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए। तो हमें बोला गया है कि R2 इज इक्वल टू 32 टाइम्स ऑफ R1। अरे हाँ या ना? तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा टी अपॉन 10। 32 R1 अपॉन R1 इज इक्वल टू म्यू 2 की पावर डेल्टा टी अपॉन 10। 32 को 2 की पावर कितना लिख सकते हैं? इज इक्वल टू 2 की पावर डेल्टा टी अपॉन 10। बेस से हमें तो पावर्स को इक्वेट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास जो है वो 5 इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन 10। तो डेल्टा टी आया कितना? 50। तो डेल्टा टी को लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 50। तो बताओ T2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 50 प्लस 20, 70 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? उल्टा भी कर सकते थे, 20 से बढ़ाते हुए भी चल जाते, पता चल जाता कि कब 32 हुई है। जब 32 हुई है तभी हम लोग रुक जाते हैं। सभी का आंसर यही था? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो टेम्परेचर को पहले तो बताया गया कुछ इस तरीके से कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो के पर कैसे होता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन की फॉर्म में हम लोगों ने किया है। एक्सपेरिमेंटल जो उसके रिजल्ट थे उसी से हम लोगों ने कर लिया है। इसमें हमने देखा ही नहीं कि कैसे बढ़ रहा है कैसे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, कोई रिलेशन ही नहीं है, डायरेक्ट दिख भी नहीं रहा हम लोगों को। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोग अब टेम्परेचर का इफेक्ट जो देख रहे हैं के पर, वो लिखो। दूसरा है बेटा आरएनएस इक्वेशन। तो आरएनएस इक्वेशन, हाँ जी, आरएनएस इक्वेशन। ओके, स्पेलिंग लिखूं? आरएनएस इक्वेशन। चलिए, तो आर्रेनियस ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए रेट कांस्टेंट से रिलेटेड, और उसने अपनी एक इक्वेशन हम लोगों को जो है वो बनाकर दी, और वो इक्वेशन थी k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इक्वेशन क्या है? k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। एक बार दोबारा बोल दीजिए आप लोग। हाँ भाई, अब चैप्टर के हम एंडिंग की तरफ चल रहे हैं, तो हम जो भी चीजें यहाँ लिखी हुई है ना उसके बारे में पूरी बात भी करेंगे। बताइए, यहाँ जो जो टर्म्स लिखी हुई है उनमें से कुछ टर्म्स ऐसी है जिन्हें हम पहले से जानते हैं, तो हर एक चीज के बारे में पूरी बात करेंगे। बताइए, क्या के को जानते हैं? रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, हाँ या ना? क्या इसकी डेफिनेशन बता दोगे? कि जब हमने रेट लो में रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन यूनिट ले ली थी उस टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेट कांस्टेंट, यही था। क्या बताइए, के की यूनिट बता दोगे? मोलर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स मोलर की पावर। उसके बाद बताइए, के को अफेक्ट करने वाले फैक्टर बता दोगे? कौन कौन? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। बताओ, इसके जस्ट पहले वाला जो हमने देखा उसमें बताइए पता लगा कि टेम्परेचर चेंज होने पर के चेंज हो रहा था, हाँ या ना? क्योंकि R2/R1 का रेशियो इज इक्वल टू K2/K1 का रेशियो इज इक्वल टू 2:3, हाँ या ना? वो कहाँ से आया था? वो आया था कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा के चेंज हुआ, हाँ या ना? सेम रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आपके पास के को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है उसमें से हम लोग एक यहाँ पर बात कर ली है। चलो बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट, के बारे में सारी बातें हो चुकी है। के की यूनिट देखकर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं, हाँ या ना? चलो एक और चीज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी से रिलेटेड। मुझे बताइए कि मेरे पास तीन रिएक्शन है,
फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तीनों में कंसेंट्रेशन जो है वो सेम भी है और मोर देन 1 है। तो आपने आंसर दे दिया कि क्वेश्चन नंबर 40 है r इज इक्वल टू के ए की पावर 1, r इज इक्वल टू के ए की पावर 2, r इज इक्वल टू के ए की पावर 3। कंसेंट्रेशन तीनों में बराबर भी है और एक से ज्यादा भी है। तो बताओ, दो मान लो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कहां पर कंसेंट्रेशन जो है उसकी पावर सबसे ज्यादा? 2 की पावर 3, तो वहां रेट क्या हुई? सबसे ज्यादा। सुनो, जब आप रेट पर कंसेंट्रेशन का इफेक्ट देख रहे थे तो बाकी चीजों को क्या मान रहे थे? कांस्टेंट मान रहे थे। तो अब बताओ, अगर मैं के रेस्पेक्ट में बात करना चाहूं तो मेरे पास तीन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तीन अलग अलग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तीनों के लिए रेट का एक्सप्रेशन बोलो। R इज इक्वल टू के ए की पावर 1, यही होगा तीनों के लिए, यही होगा। क्लियर? R इज इक्वल टू के ए की पावर 1, दूसरे में रिएक्टेंट B है तो R इज इक्वल टू के B की पावर 1, और तीसरे में रिएक्टेंट अगर मान लो C है तो R इज इक्वल टू के C की पावर 1। मैं कहूं कि जिसका के ज्यादा होगा उसकी रेट, के ज्यादा तो रेट भी ज्यादा, के ज्यादा तो रेट भी ज्यादा। तो जिस रिएक्शन का के ज्यादा होगा उसकी रेट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जिस रिएक्शन का के ज्यादा होगा उसकी रेट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्योंकि अगर के को चेक कर रहे हो तो बाकी फैक्टर्स को क्या मानोगे? कांस्टेंट। तो कंसेंट्रेशन के इफेक्ट को नहीं देखेंगे वहां, केवल किसके इफेक्ट को देखेंगे? फिर के। तो बताओ, के ज्यादा होगा तो रेट भी क्या होगी? ज्यादा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मेरे पास एक रिएक्शन है, A gives B, A gives B और B gives C। ये है आपके पास स्लो और ये है फास्ट। इसका रेट कांस्टेंट है K1, इसका रेट कांस्टेंट है K2। बताइए कौन सा बड़ा? कौन सा बड़ा? तो अगर कोई रिएक्शन फास्ट हो रही है इसका मतलब उसका के भी क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा। क्या रहा होगा? ज्यादा। बता सकते हैं इस टाइप से भी। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास बात निकल कर आती है अब ईए के बारे में। बताइए ईए क्या होती है? ईए क्या है? ईए क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। और बेटा एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मिनिमम एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एनर्जी है क्या? मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी है क्या? बताओ, अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी क्या? क्योंकि हमारे थ्रू जो एनर्जी दी जा रही है वही एनर्जी है क्या? एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कितने हैं? कितने हैं? नेचर ऑफ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट। बताओ, टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने पर ईए का वैल्यू चेंज, कंसेंट्रेशन चेंज करने पर ईए का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर हम स्टोइकियोमेट्री चेंज कर दे तो ईए का वैल्यू चेंज केवल और केवल कैटलिस्ट, हाँ या ना? और दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो एक रिएक्शन का ईए तो केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर तो डिपेंड करेगा नहीं, एक रिएक्शन ही है तो किस पे डिपेंड करेगा? केवल कैटलिस्ट पर। लास्ट चीज बताइए, अगर हम लोग बात करें, मेरे पास ई ए और डेल्टा एच में रिलेशन बताना है एंडो में। ई ए हमेशा ग्रेटर होगा डेल्टा एच से। उसके बाद एक्सो में बताइए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर इतना सा तो कौन बड़ा? ई ए बराबर फिर डेल्टा एच, हाँ या ना? तो हमारे पास एक्सो में तीनों रिलेशन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन सोचकर आंसर दीजिएगा, ईए फॉरवर्ड और ईए बैकवर्ड में रिलेशन क्या है? ईए फॉरवर्ड इज माइनस ईए बैकवर्ड इज इक्वल टू डेल्टा एच, हाँ या ना? चलो लास्ट आंसर दीजिए, बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ईए फॉरवर्ड और ईए बैकवर्ड में रिलेशन बताओ। ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड, और एंडो है तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कब आएगा? जब ईए फॉरवर्ड बड़ा हो। अगला आंसर दीजिए, बताओ मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ईए फॉरवर्ड और ईए बैकवर्ड में रिलेशन क्या होगा? तो मुझे पता है ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड इज इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कब आएगा? जब ईए बैकवर्ड बड़ा हो, हाँ या ना? तो ईए बैकवर्ड इज ग्रेटर देन ईए फॉरवर्ड, हाँ या ना? क्लियर है? चलो बात करते हैं टी की। टी क्या है? किसमें होगा? आर क्या है? गैस कांस्टेंट, जिसका तीन तरह का वैल्यू हो सकता है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, 0.0821 लीटर एटीएम,
0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, या फिर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, हाँ या ना? नई टर्म आई है केवल ए होता है आर्नियस कांस्टेंट। क्या होता है? आर्नियस कांस्टेंट होता है, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है? नाम बता दीजिए। आर्नियस कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर? नाम बता दोगे दोबारा से? तो इन सबके नाम हम लोग देख लेते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। रेट कांस्टेंट, या इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं, हाँ या ना? उसके बाद बताइए, अगर हम ईए की बात करें तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? एक्टिवेशन एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं सबको, एक्टिवेशन एनर्जी है। आपके पास टी क्या है? टेम्परेचर, इसको फुल फॉर्म में टेम्परेचर किस पे? इन केल्विन। उसके बाद बताइए आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट का वैल्यू बता दोगे? 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। उसके बाद 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। उसके बाद 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। उसके बाद बताइए, क्या ए को बता दोगे? ए क्या है? आर्नियस कांस्टेंट है, या फिर इसी का दूसरा नाम फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर? छाप लेंगे। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या आर्नियस कांस्टेंट? बाकी सारी टर्म्स तो आपको पता है ही सही। फुल फॉर्म लिखिएगा भाई, ये आरसीबीसी एसआरआर नहीं लिखना, ठीक है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। स्मॉल ए? कौन सा स्मॉल ए आ गया? अबे स्मॉल ए नहीं है, पूरा ये है वो साथ में। ये अलग और छोटा है अलग, बेटा वो छोटे को अलग मत करो, ठीक है? कहाँ है ई? कहाँ है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। अभी बताएंगे बेटा, वो तो रुको तुम वाला तुम। हो गया। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इससे अच्छा तो मैं लिख ही देता। तो ये है रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है? बेटा ये अनम्यूट हो जाए, मतलब म्यूट हो जाया करो यार आप खुद ही। म्यूट नहीं। मोहन बेटा अब ठीक है? हाँ भाई।
ठीक है, तो इसे आर्रहनियस कांस्टेंट या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है? ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। और आर क्या है? गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब चलो अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिलेशन जो है वो निकल कर आ रहा है या नहीं आ रहा, कि टेम्परेचर बढ़ने पर के का वैल्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मुझे बताइए, इसको हम थोड़ा सा हम लोग इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। के इज इक्वल टू ए अपॉन ई की पावर। जब ये नीचे जाएगा बेटा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ई ए अपॉन आर टी। हाँ या ना? मुझे बताइए कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये वैल्यू बताइए बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। हाँ या ना? टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने पर ये भी क्या होगा? ये चेंज होगा या नहीं होगा? ये चेंज नहीं हुआ तो ये वही बना हुआ है। और बेटा जो रिएक्शन का ए होता है, जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, वो आपके पास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो बताइए, आपके पास टेम्परेचर बढ़ाने पर ए का वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ, आर चेंज नहीं हुआ, तो बताइए टेम्परेचर चेंज करने पर कौन चेंज होगा? कौन चेंज होगा? के। अब बताइए कैसे चेंज होगा वो भी देख लेते हैं। बताओ, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये नीचे ई ए अपॉन आर टी का मल्टीप्लीकेशन बढ़ा, तो बताओ ई ए अपॉन बड़ी वैल्यू, तो ये पावर क्या हो गई? कम। बेटा पावर कम हुई तो ई की पावर जो है वो कम हो गई, तो ओवरऑल वैल्यू कम। नीचे वाली वैल्यू कम हुई, ऊपर वाली वैल्यू वही है बट नीचे वाली धीरे धीरे कम हो रही है, तो बताओ ये वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर के का वैल्यू बढ़े, टेम्परेचर बढ़ाने पर के का वैल्यू, टेम्परेचर बढ़ाने पर के का वैल्यू बढ़ता है। अब अगला क्वेश्चन, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते आप टेम्परेचर की मैक्सिमम लिमिट तक इनफाइनाइट कर दिया। कितना कर दिया? इनफाइनाइट। टेम्परेचर अगर आपने इनफाइनाइट कर दिया, तो बताओ इनफाइनाइट टेम्परेचर मतलब आपके पास टी की वैल्यू कितनी आ गई? इनफाइनाइट मतलब 1/0। वो जीरो ऊपर गया तो सबको क्या बना दिया? जीरो। तो ये पूरी पावर कितनी आ गई? जीरो। किसी की भी पावर जीरो हो तो वैल्यू कितना? वन। कितना? वन। ये गायब हो गया क्या? तो बताइए उस कंडीशन में के का वैल्यू बढ़ता हुआ किसके बराबर? तो हम बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर आप बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दो? इनफाइनाइट। टेम्परेचर कितना कर दो? इनफाइनाइट। तो जब टेम्परेचर हम इनफाइनाइट कर देंगे, उस टाइम पर जो के है वो बढ़ता बढ़ता अपनी मैक्सिमम वैल्यू को जो है वो अटेन करेगा, और मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर? ए के बराबर। किसके बराबर? ए के बराबर। तो बताइए के इज इक्वल टू ए, के इज इक्वल टू ए। पता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार वो इसको ऐसे भी लिख देता है कि अगर मैं t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर चला जाऊं तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, और ये आपको मिलता नहीं है, और कई बार ये मिल जाता है। एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए। बात सही है क्या? अरे मैं के इज इक्वल टू ए बोलूं या एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए बोलूं, बात एक ही है क्या? इसका मतलब मैं एक और बोल सकता हूं क्या? log k इज इक्वल टू log a। तो आपको ऐसे दिख जाए, ऐसे दिख जाए या फिर ऐसे दिख जाए, तीनों ही बात सेम ही है क्या? तो हम बोल सकते हैं log k इज इक्वल टू log a। ठीक है, तो इनफाइनाइट कर देंगे तो ये तीनों में से कोई भी वैल्यू वो आपको सामने में देखकर रख सकता है, तो परेशान नहीं होना है। हाँ या ना? चलिए तो बताइए, अगर हम बात करें के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये रिलेशन हम लोगों को बताता है कि किस तरीके से टेम्परेचर चेंज करोगे तो के का वैल्यू चेंज होगा। तो हमें यहां से पता लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर के का वैल्यू बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर के का वैल्यू बढ़ता है, इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट बढ़ता है। हाँ या ना? चलो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दिया, तो टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दिया तो के इज इक्वल टू, के इज इक्वल टू ए या एल एन के इज इक्वल टू, या फिर log के इज इक्वल टू log ए। अब एक और चीज बताइएगा, यहां से सोचकर आंसर दीजिएगा आराम से। बताओ
इसकी वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब हम लोग दे रहे हैं, तो ये एनर्जी होगी किलो जूल पर मोल में या एनर्जी पर मोल में, किसमें होगी, एनर्जी पर मोल, इसकी यूनिट हो गई। आर जो है, आर की यूनिट बोलिएगा, एनर्जी पर केल्विन पर मोल, हाँ या ना। और ये टेम्परेचर है केल्विन, तो केल्विन से पर केल्विन का केल्विन कैंसिल हो गया। ये है आपके पास जूल पर मोल, ये भी है जूल पर मोल, जूल पर मोल से जूल पर मोल कैंसिल हो गया। क्या कोई यूनिट बची क्या? तो इसका मतलब बताइए के की यूनिट जो है वो और ए की यूनिट क्या होगी, सेम। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ के, हाँ या ना। ए और के की यूनिट क्या होगी, सेम, क्या होगी, सेम। अगली चीज बेटा, जो ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है, इस वैल्यू को बोला जाता है बोल्ट्जमान फैक्टर। तो बोल्ट्जमान फैक्टर किसे बोलते हैं, बता दोगे क्या, बताइए किसे बोलते हैं? ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी इज नोन एज बोल्ट्जमान फैक्टर। ई की पावर, सुनिएगा, कई बार पता है जो वर्ड्स का हेरफेर किया जाता है ना, उसमें हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अगर आपसे बोले कि बोल्ट्जमान फैक्टर का वैल्यू जो है वो फाइंड करो, तो बताओ आप किसका वैल्यू पूछा है उसने, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी चाहिए। अरे भैया वो बोलो या के अपॉन ए बोलो, बात एक ही है क्या? के अपॉन ए बोलो या ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी बोलो, बात एक ही है क्या? और पता है बोल्ट्जमान फैक्टर का जो वैल्यू निकल कर आता है, एक्चुअल में यही एक्सपेरिमेंटली वो मोलिक्यूल्स होते हैं जो किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में, किसमें, प्रोडक्ट में। तो यही आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स होता है, यही फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स होता है जिनके पास एनर्जी होती है इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए, इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए। तो इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन ऑफ molecules, molecules having energy इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए। मतलब ये मोलिक्यूल्स का वो फ्रैक्शन भी कहलाता है जिनके पास कितनी एनर्जी है, ईए से ज्यादा या ईए के बराबर, मतलब इनको ईए के बराबर एनर्जी जो चाहिए थी वो मिल चुकी है। मतलब ये सारे क्या है, एक्टिवेटेड मोलिक्यूल्स है, मतलब ये फ्रैक्शन है मोलिक्यूल्स का वो जो कैसे है, एक्टिवेटेड, कैसे है। तो बताओ आप ये लिखोगे या फिर के अपॉन ए लिखोगे, बात एक ही है क्या? तो हम तो इसी को भी याद रखेंगे कि के अपॉन ए बोलो या ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी बोलो, दोनों का वैल्यू जो है वो क्या यही हो जाएगा क्या? अरे हाँ या ना। तो अगर आपसे फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स बोल दे और डायरेक्टली आपको के अपॉन ए दे रखा है वहां पर, तो वही आंसर हो जाएगा क्या? चलो अगली बात, अगली बात सोच समझकर आंसर दीजिएगा। क्या मैं इस वाले फॉर्मूले से कोई कैलकुलेशन कर सकता हूं क्या? इसी से मैं डायरेक्ट आंसर ला सकता हूं क्या? इससे तो हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बताइए, सिंप्लीफाई कर रहे हैं उस फॉर्मूले को, तो k इज इक्वल टू, k इज इक्वल टू क्या हुआ, a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, दोनों तरफ ln ले लें क्या? बताइए क्या हो जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, ln k इज इक्वल टू, बताइए ये क्या हुआ, ln a इंटू बी, ln a इंटू बी, तो ln a प्लस ln b, और b की जगह आ जाएगा e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? बताइए क्या हुआ, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस पावर आगे आ जाएगी ई ए अपॉन आर टी, ln e। बेटा ln e को जानते हो क्या?
ln e इज इक्वल टू log e बेस e। बेटा सेम बेस होता है तो आपके पास वैल्यू कितना 1, log 10 बेस 10, log e बेस e, log x बेस x 1। तो बताइए ln e कितना हो गया 1। क्या फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा निकल कर आ चुका है क्या? ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। बट हम क्यों चले, हमने इतना क्यों किया? ताकि हम वो फॉर्मूला ला सके जिससे हम कैलकुलेशन करेंगे। बट आपने कहा कि हम अभी भी कौन सा, अरे भाई ln की वैल्यू थोड़ी याद रहती है, मैं तो log की वैल्यू याद रहती है। तो हमने और कन्वर्ट करने की कोशिश की, बट अब तो कन्वर्जन हो चुका है। बताइए 2.30 k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। हाँ या ना? हो गया वो वाला फॉर्मूला जो हमें न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है? बोलना तो एक बार। 2.303 log k इज इक्वल टू, खिचड़ी बन गई क्या? तो क्यों ना इस 2.303 को हटा दे, ऐसे ही मैथ्स से। हाँ या ना? दोनों तरफ मैं 2.303 से डिवाइड कर दूं क्या? तो चलिए इधर डिवाइड किया तो लोग के, इधर भी सबको डिवाइड करोगे तो लोग ए माइनस ई ए अपॉन, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 2.303 आर टी। हाँ या ना? क्या ये आरएनएस इक्वेशन जिससे हम कैलकुलेशन करेंगे वो हो गई क्या? क्या हो गया? log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन log k इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला यही है क्या? ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। सभी को क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे अब किसी क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर दे रखा हो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर दे रखा हो, टेम्परेचर दे रखा हो, ईए दे रखा हो, तो मैं के निकाल सकता हूं। या इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू अगर गायब है तो मैं उसे फाइंड कर सकता हूं। पता है सबसे बेसिक क्वेश्चन कई बार यही बन जाता है। वो बहुत सारी वैल्यू दे देगा कि मेरे पास पहले के इतना है, ए इतना है, और आपके पास टेम्परेचर इतना है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाकर, और साथ में ये भी दे देगा वो, ई ए का वैल्यू इतना है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाकर इनफाइनाइट कर दूं, फाइंड वैल्यू ऑफ के। 1 नहीं बेटा, ठीक है? तो किसके बराबर हो जाएगी? ए के बराबर। और ए तो टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होगा नहीं, तो जो ए रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना? क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब ग्राफ बनाते हैं तो वो क्वेश्चन यहाँ पर एक अच्छा बनता है, उसको हम बनाएंगे। पहले आप लोग ये सारा नोट कर लीजिए, सारा नोट कर लीजिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि क्या हुआ है। आरएनएस इक्वेशन थी k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। वहां से हमने देखा कि कैसे टेम्परेचर चेंज करने पर के चेंज हो रहा है। तो यहां से निकल कर आया कि जब भी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो के का वैल्यू बढ़ेगा, के का वैल्यू बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट कर दोगे तो यहां से हमें मिल रहा है कि इनफाइनाइट करते ही के का वैल्यू किसके बराबर? ए के बराबर। मतलब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आरएनएस कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। या फिर वो बोल सकता है क्वेश्चन में के इज इक्वल टू ए, या ln k इज इक्वल टू ln a, या log k इज इक्वल टू log a। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी जो है उसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। और इसी का जो नाम है, इसी को ये भी बोला जाता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए, तो वो भी आपके पास क्या होगा? ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी या के अपॉन ए होगा। क्लियर? उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हमने इसको कन्वर्ट किया बिल्कुल बेसिक जिस फॉर्मूले से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो वो हो गया log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी।
या फिर ln के टर्म में ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। हाँ भाई, कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीछे से। सेकंड नंबर डॉक्टर साहब। हाँ, आपसे। बेटे बेटे बताना क्या, क्या नाम है आपका? विशिष्ट। ओके, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें कंसेंट्रेशन डबल कर रहा हूँ तो रेट डबल हो रहा है। ऑर्डर। कंसेंट्रेशन डबल कर रहा हूँ, टी हाफ डबल हो रहा है। जीरो ऑर्डर। कंसेंट्रेशन डबल कर रहा हूँ, टी हाफ पे चेंज नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑर्डर। कंसेंट्रेशन डबल कर रहा हूँ, रेट चेंज नहीं हो रहा। जीरो ऑर्डर। ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट। नेक्स्ट किससे पूछा जाएगा? नेक्स्ट पूछा जाएगा फिस्ट के बाद। हाँ, उधर। डॉक्टर साहब, आप सबसे पीछे कोने वाले बाबू। हाँ जी। बेटे बेटे बताना है बेटा। मेरे पास एक रिएक्शन है जो एलिमेंट्री है, बताओ कितनी स्टेप्स में कंप्लीट होगी? एक स्टेप में। ऑर्डर क्या क्या हो सकता है इसका? पॉजिटिव मतलब डेड हो सकता है। पॉजिटिव कंप्लीट नंबर, ठीक है। उसका जीरो हो सकता है? जीरो नहीं हो सकता। जीरो नेगेटिव और फ्रैक्शनल। कौन सा बेटा? हाँ, ये होता है बेटा। ये आपके पास, ये यहाँ से नहीं बेटा, यहाँ से नहीं बोल रहे इसको। ये कहाँ से लिखा है हमने? एक्सपेरिमेंट से लिखा है ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसको थोड़ी एक्सप्लेन किया है बेटा। तो ये क्या होता है, जो बोल्ट्जमैन फैक्टर होता है, ये इतने मोलिक्यूल्स जो है वो टोटल का क्या होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंटली लिखा है बेटा, ये लाइन हम लोगों ने एक्सप्लेन ही नहीं की है। ठीक है। तो आपके पास यही वो मोलिक्यूल्स होते हैं बेटा, जो किसमें कन्वर्ट हो रहे होते हैं? प्रोडक्ट में। तो आपसे पूछ लिया जाए फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो क्या कहला है? किसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है? के अपॉन ए का। के अपॉन ए का या ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी को सॉल्व करो। हाँ या ना? क्लियर है? बड़े आगे। चलो, अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोचकर आंसर दीजिएगा अब। सबसे पहले इसके ग्राफ बना रहा हूं। बना दूं ग्राफ? चलो, ग्राफ बनाने में आप लोग हेल्प करोगे। और पता है, इसका ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसके स्लोप से रिलेटेड। इसके स्लोप से रिलेटेड, रुक जाओ तो। इसके स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ग्राफ है।
ग्राफ किसका बनवा है? लोग के वर्सेस लोग के वर्सेस 1/t का ग्राफ है। लोग के वर्सेस 1/t का ग्राफ है। तो बताइए क्या लोग का फॉर्मूला बता, ये फॉर्मूला बता दोगे? लोग के इज इक्वल टू लोग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। हाँ या ना? बताओ क्या एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो जाएगा क्या? ये गया y एक्सिस पर, ये गया x एक्सिस पर, ये आपके पास हो गया m और ये हो गया c। चलिए बताइए ग्राफ। लोग के ये हो गया, इधर 1/t हुआ। आपके पास बताइए इंटरसेप्ट है क्या? इंटरसेप्ट है, कितना है? लोग ए। बताइए स्लोप है या नहीं है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो स्लोप हो गया -e/a/2.303। पता है जो हमें फॉर्मूला पता है ना, उसी याद वाले फॉर्मूले की वजह से हमारे पास कई बार स्लोप जो है हम जल्दबाजी में गलत लिख देते हैं। हमें फॉर्मूला पता है कि log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। और स्लोप जो है, स्लोप क्या निकल कर आता है? -e/a/2.303 R। ठीक है, कई बार गलती होती है ये कि हम फ्लो में इसके स्लोप का आंसर जो है वो नीचे एक्स्ट्रा टी को भी लगा देते हैं। तो वो गलती का जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर वो गलती जनरली हो जाती है। तो लोग के और 1/t का ग्राफ जो है उसका स्लोप कितना होगा? -e/a/2.303 R। -2.303 R आएगा सिंपल नीचे, हाँ या ना? तो -e/a/2.303 R। अगर मान लो मैं यही ग्राफ एल एन के वर्सेस 1/t का बनाता तो बता देते क्या? ln k इज इक्वल टू ln a माइनस e/a/RT। बताइए बेटा ये गया कहां पर? y एक्सिस पर, ये गया x एक्सिस पर mx और ये हो गया c। सिमिलर ग्राफ बनेगा क्या? सिमिलर ग्राफ बनेगा, बस फर्क क्या हुआ? स्लोप चेंज हो गया, हाँ या ना? तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ग्राफ जो है किस किस टर्म के बीच में है। तो स्लोप जो है वो आपके पास ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा कि वो किस किस टर्म के बीच में है, E/A/R। ठीक है, छाप लीजिए। आ जाओ बेटा। प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, हाँ। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हुआ ना, मतलब इन्होंने नहीं, वो ईए के बराबर का मतलब है कि उनके पास होना यहाँ वही थ्रेशोल्ड ही चाहिए था। बट एक्चुअल में क्या होता है ना कि ईए के बराबर की एनर्जी उन्होंने गेन कर ली है, वो गेन एनर्जी है यहाँ पर इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर जब भी आ जाएगा तो वो ईए के रेस्पेक्ट में ही हम लोग ये वाला आंसर देंगे। होना वही चाहिए जो आप बोल रहे हो, ठीक है, बट यहाँ पर वो गेन एनर्जी की फॉर्म में होता है, तो हम उसी से इसको रिलेट करते हैं। हाँ भाई, हो गया। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अब, ठीक है, सोचकर आंसर देंगे। मैं अब आरएनएस इक्वेशन को, आरएनएस इक्वेशन एट T1 टेम्परेचर, मैं दो अलग अलग टेम्परेचर पर एक आरएनएस इक्वेशन को स्टडी कर रहा हूं। हाँ भाई, आरएनएस इक्वेशन एट T1 टेम्परेचर, मेरे पास एक रिएक्शन है, उसके लिए मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं और फिर आरएनएस इक्वेशन को स्टडी कर रहा हूं।
मुझे नहीं पता है क्या चेंज होगा, मैं तो पहले आरएनएस इक्वेशन लिख रहा हूं। बोलिए भाई। log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। मुझे नहीं पता है अभी क्या क्या चीजें चेंज होगी, मैंने केवल इक्वेशन लिख दी। अब पूछ रहा हूं भाई, बताओ अगर मैं टेम्परेचर को T1 बोल रहा हूं तो बताइए कौन कौन सी चीजें जो है टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है। के, तो इसे क्या नाम देंगे, K1। टेम्परेचर चेंज करने पर रिएक्शन के ए पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो ए पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। टेम्परेचर चेंज करने पर ईए पर भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ईए भी वही। उसके बाद आर पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, किस पर फर्क पड़ा, तो ये हो गया इक्वेशन 1। आरएनएस इक्वेशन को मैं स्टडी कर रहा हूं इसी रिएक्शन के लिए, आरएनएस इक्वेशन 8 T2 टेम्परेचर। हाँ भाई, आरएनएस इक्वेशन वापस से हो गए, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। बताइए किन किन चीजों में चेंजेस आएंगे, बता देंगे। टेम्परेचर चेंज हुआ है तो के चेंज होगा, तो K2 और इधर हो जाएगा T2। हाँ या ना। बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं, अलग अलग के दे रखे हैं, तो आप यहां से ईए का कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं, आपको बिना ए की जरूरत के भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, बताओ। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, log K2 माइनस log K1। हाँ या ना। बताइए, log A दोनों में सेम है क्योंकि सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन का ए सेम होगा, और आपके पास टेम्परेचर चेंज करने पर ए पर कोई फर्क पड़ता नहीं, तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बताइए इधर क्या बचा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस इक्वेशन 1, माइनस इक्वेशन 1 का ये माइनस माइनस प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर टी 1। हाँ भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू, सुनो, पॉजिटिव साइड से ई ए अपॉन 2.303 आर को कॉमन ले लें, ई ए अपॉन 2.303 आर, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्या दो अलग अलग टेम्परेचर पर, दो अलग अलग टेम्परेचर पर दो अलग अलग के दे रखे हो तो ईए का कैलकुलेशन कर सकते हो। log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ईए अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्या ऐसा फॉर्मूला सिमिलर कहीं और भी पड़े हुए हो क्या, बताओ कहां पर, कहां पर, वेंट ऑफ इक्वेशन पक्का, फॉर्मूला बोलो। log K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन, सिमिलर फॉर्मूला था क्या, सिमिलर था क्या, सिमिलर था। अब मैं पूछ रहा हूं कितनी चीजों का डिफरेंस आया, कितनी चीज का, कितने का, तो एक का नहीं, दो टर्म्स का वहां डिफरेंस था। ई की जगह तो डेल्टा एच आया है, और साथ में जो वहां के थे ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थे, वो क्या थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यहाँ क्या है, ये रेट कांस्टेंट क्या है, तो एक का डिफरेंस नहीं है, कितनी टर्म्स का डिफरेंस है, दो। वहां के क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहाँ के क्या होते हैं, रेट कांस्टेंट। हाँ या ना। मुझे बताइए अब नेक्स्ट, बताइए K2 बाई K1 का जो रेशियो है उसे R2 बाई R1 भी बोल सकते हैं क्या, तो इसे R2 बाई R1 भी बोल सकते हैं। क्लियर है, छापना चाहते हैं, छाप लीजिए। कौन सी बेटा, हाँ ये तो याद होनी चाहिए, ये तो दो अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्शन की रेट कैसे डिपेंड करेगी, जो आपके पास ईए दे दिया जाए तो उस टर्म में इस तरीके से निकाली जाएगी। हाँ बोलो बेटा।
म्यू तो बेटा तब बोलोगे ना जब आपके पास केवल कितने टेम्परेचर का डिफरेंस हो, 10 डिग्री का डिफरेंस हो तो म्यू बोल दीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 10 से ज्यादा का डिफरेंस है तो फिर म्यू नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। वो तो 10 डिग्री का डिफरेंस है तो आप बेशक बोलिए इसे म्यू, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर 10 से ज्यादा का डिफरेंस है तब नहीं बोल पाएंगे। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको अलग अलग टेम्परेचर दे रखा हो, ईए दे रखा हो, और रेट निकालनी हो कि कितना टाइम्स हुआ। लिख लीजिए जल्दी। तू कहाँ जा रहे हो? तुम बैठो, बैठिए, जोर से। बहुत। नहीं मैंने तो हाँ बोला ही नहीं फिर। हाँ भाई। बस अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन है, और एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, मतलब जो चीजें हम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी देखनी है, वो चीजें डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। ठीक है। नया चैप्टर मॉड्यूल के क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, लाओ। लो दीजिए। होमवर्क ऐसे बोल दिया कीजिए बेटा। बेटा अपना ही देना, 4 ही। हाँ, जब आप कहो तभी अपन तैयार हैं। तो अरे अगले साल दिमाग खराब है क्या? आप लोग किसी को देखना नहीं चाहिए, दिखने नहीं चाहिए आप लोग यहाँ पर, है ना। अगले साल तो आप लोग जहाँ आपका जो सपना है ना, वहीं पर। लिखो, होमवर्क में लिखिए बेटा, इलुस्ट्रेशन नंबर 18 तक। पिछली बार हम जो थे वो 17 तक कर चुके थे। इलुस्ट्रेशन नंबर 18 तक, फिर उसके बाद 20, 20, 22, 23, 24, 20, 22, 23, 24। उसके बाद बीबी नंबर 4, बीबी नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 से लेकर 1 से लेकर 106। इसमें आपको 102 नहीं करना, 102 नहीं करना, 102 नहीं करना। आप सारे कर लो, फिर इसके बाद कर लेना चाहे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी मेरी तरफ से छोड़ दीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 2। हाँ, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 15, 16 तक, 1 से लेकर 16 तक, वन, हाँ, 1 से 16 तक। फिर उसके बाद 19 से लेकर 30, 19 से लेकर 30। फिर उसके बाद 32 से लेकर 36। फिर 38 से लेकर 43। कर लोगे? चलो, 1 से लेकर 15। फिर हाँ, वही उसी का बोल रहा हूँ, थर्ड का, 1 से लेकर 15।
फिर 17। ठीक है, बस ये करना है। कर लोगे बेटा? चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ